आज का जो हमारा लेक्चर है ये हर्निशप्रंग डिजीज़ के ऊपर है कि हर्निशप्रंग डिजीज़ क्या है। तो इस लेक्चर में मैं जो जो पॉइंट डिस्कस करूंगा, सबसे पहले मैं आपको पॉइंट्स बता देना चाहता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो जो हमारा पहला पॉइंट होगा वो डिफिनेशन होगा, यानी हर्निशप्रंग डिजीज़ क्या है। मैं आपको डिफिनेशन में ये बात बताऊंगा, फिर इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ आऊँगा। एक्सप्लेनेशन में बेसिकली मैंने जो डिफिनेशन किया है वो एक डायग्राम के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करूँगा। फिर जो है ना, मैं इसकी डिस्कवरी के बारे में आऊँगा कि ये किसने डिस्कवर किया था और कब किया था। फिर इसकी एटियोलॉजी की तरफ आऊँगा, फिर इसके रिस्पेक्टर की तरफ आऊँगा, फिर जो है ना जेनेटिक म्यूटेशन की तरफ आऊँगा, ये बेसिक चीज़ है। और फिर टाइप्स के बारे में, और फिर साइंस एंड सिम्टम्स को भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और जो दो पॉइंट्स रह गए हैं, एक होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट और दूसरा होता है ट्रीटमेंट। मैं इसके लिए एक और लेक्चर बनाऊंगा, फिर इसको दोनों के साथ कंबाइन करूंगा। तो सबसे पहले मैं अब शुरू करूंगा डिफिनेशन से। तो डिफिनेशन में मैंने लिखा है द एब्सेंस ऑफ नर्व सेल्स और गैंग्लियन इन द लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड हर्निशप्रंग डिजीज़। सबसे पहले आपने ये पॉइंट याद रखना है कि हर्निशप्रंग डिजीज़ किसको इफेक्ट कर देती है? लार्ज इंटेस्टाइन को इफेक्ट कर देती है, स्मॉल को नहीं। ये पॉइंट्स आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है कि हर्निशप्रंग डिजीज़ किसको इफेक्ट कर देती है? लार्ज इंटेस्टाइन को इफेक्ट कर देती है। इससे पहले हमने जो भी डिजीज़ पढ़े थे वो तकरीबन स्मॉल इंटेस्टाइन को इफेक्ट कर देती थी, लेकिन ये क्या कर देती है? ये लार्ज इंटेस्टाइन को इफेक्ट कर देती है। अब नर्व सेल का दूसरा नाम क्या है? नर्व सेल का दूसरा नाम जो है ना, ये न्यूरॉन है। क्या है? न्यूरॉन है, ये आपने याद रखना है। गैंग्लियन अब क्या होता है? गैंग्लियन ये आमतौर पर न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है वो इसी तरह होता है। एक ये क्या होता है, ये इससे डेंड्राइट्स निकले होती है इस तरह, और फिर से एक एक्सोन निकला होता है, और ये इनके न्यूरॉन की सेल बॉडी होता है। क्या होता है? सेल बॉडी होता है। अब गैंग्लियन हम किसको बोलते हैं? जब बहुत सारी न्यूरॉनों की सेल बॉडी एक साथ रहे और इनका एक्सोन जो है ना एक दूसरे से अलग अलग रहे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? गैंग्लियन बोलते हैं। यानी ये एक ग्रुप क्लस्टर जैसा होता है। अब इसमें क्या होता है? हर्निशप्रंग डिजीज़ में क्या होता है? जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है इसमें किसी भी जगह के ऊपर, चाहे वो असेंडिंग कोलन हो जिस तरह मैंने ये लिखा है, ट्रांसफर हो या डिसेंडिंग हो, सिग्माइड हो या रेक्टम हो, इसमें किसी भी हिस्से में जो न्यूरॉन होती है या गैंग्लियन सेल होते हैं वो मौजूद नहीं होते। आमतौर पर जो हमारा इंटेस्टाइन होता है इसमें नर्व सिस्टम हर जगह पर मौजूद होता है, लेकिन इस डिजीज़ में या तो इसी जगह पर न्यूरॉन मौजूद नहीं होंगे, इसी जगह पर, या तो इसी असेंडिंग कोलन में न्यूरॉन मौजूद नहीं होंगे, या ट्रांसवर्स में, या डिसेंडिंग में, या सिग्माइड में, या रेक्टम में। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ऐसी डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं? हर्निशप्रंग डिजीज़ बोलते हैं। यानी सिंपली ये आपने याद रखना है, जब हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की किसी भी हिस्से में न्यूरॉन नहीं हो, गैंग्लियन नहीं हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हर्निशप्रंग डिजीज़ बोलते हैं। इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हर्निशप्रंग डिजीज़ बोलते हैं। अब मैं इसकी डिस्कवरी की तरफ आता हूँ। तो ये डेनिश फिजिशियन हार्वर्ड हर्निशप्रंग ने 1988 में जो है ना ये डिस्कवर किया था। इनके पास एक बच्चा है था, ये एक फिजिशियन था, और इसने उसको पहली दफ़ा इस बच्चे में जो है ना ये कंडीशन जो है ना, ये डिजीज़ जो है ना डिस्कवर किया था। तो इसने अपने नाम के ऊपर ये डिजीज़ का नाम रख दिया। तो ये इस डेनिश फिजिशियन हार्वर्ड हर्निशप्रंग ने क्या किया था? डिस्कवर कर दिया था 1988 में। अब इसके एटियोलॉजी की तरफ आते हैं हम। एटियोलॉजी क्या होता है? एटियोलॉजी ये होता है कि ये डिजीज़ किसकी वजह से काज होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? एटियोलॉजी बोलते हैं। अब इस एग्जैक्ट काज इज़ अननोन, यानी इस हर्निशप्रंग डिजीज़ का जो एग्जैक्ट काज है, जिस तरह हमने पाइलोरिक स्टेनोसिस में पढ़ा था कि इसका एग्जैक्ट काज किसी को भी पता नहीं कि ये हर्निशप्रंग डिजीज़ क्यों काज होती है। तो इसको ये क्या है, यानी जिस तरह पाइलोरिक स्टेनोसिस के बारे में किसी को पता नहीं था, इसी तरह हर्निशप्रंग डिजीज़ के बारे में भी किसी को पता नहीं है कि ये डिजीज़ क्यों काज होती है। लेकिन इसके रिस्पेक्टर के बारे में जो है ना कुछ लोगों को पता है, लोगों को, कि ये इसकी रिस्पेक्टर है जिसकी वजह से ये डिजीज़ जो है ना काज हो सकती है। मसलन जेनेटिक म्यूटेशन, यानी जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से ये हर्निशप्रंग डिजीज़ काज हो सकती है। मैंने ये जो नाम लिखी है RET जीन, EDNRB एंड EDN3 एंड GDNF, ये जो है ना ये एक जीन का नाम है, ये दूसरी जीन का नाम है, और ये
तीसरी जीन का नाम है। इन जीन्स जब नॉर्मल होते हैं, इनमें म्यूटेशन नहीं हो, तो ये एक हेल्दी और एक ऐसा लार्ज इंटेस्टाइन जो है ना इसमें बनती है जिसमें जो है नर्वस सिस्टम मौजूद होता है, यानी वो बिल्कुल ठीक ठाक होता है, हेल्दी होता है, इनमें नर्वस सिस्टम मौजूद होता है। लेकिन जब इन जीन्स में कोई भी म्यूटेशन आ जाए तो फिर ये हंटिंगटन डिजीज़ जो है ना ये कास हो सकती है। जो मोस्टली जो म्यूटेशन आती है वो इस RET जीन्स की वजह से आती है, यानी जब इस जीन्स में म्यूटेशन आ जाए तो ये हंटिंगटन डिजीज़ जो है ना कास हो सकती है। दूसरी नंबर पर जो जीन है ये EDNRB एंड EDN3, ये दूसरी जीन्स का नाम है। ये जो है ना ये इसी पस जीन के मुकाबले में जो है ना लेस कॉमन है, यानी इसमें म्यूटेशन जो है ना बहुत कम आती है जो इस पस वाली जीन्स के मुकाबले है। लेकिन अगर इसमें भी म्यूटेशन आ जाए तो फिर भी ये हंटिंगटन डिजीज़ जो है ना ये कास हो सकती है। और जो रेयर जो म्यूटेशन आती है, जिस जीन्स में जो रेयर म्यूटेशन आती है वो GDNF है, यानी इस जीन्स में म्यूटेशन बहुत कम आती है, लेकिन अगर आ भी जाए तो फिर भी ये जो है ना ये हंटिंगटन डिजीज़ जो है ना ये कास हो सकती है। अब इसके टाइप्स की तरफ हम आते हैं। एक होता है, इसके 3 टाइप्स है बेसिकली। एक ये है शॉर्ट सेगमेंट हंटिंगटन डिजीज़, दूसरा होता है लॉन्ग सेगमेंट हंटिंगटन डिजीज़ और तीसरा जो है ना और टोटल क्लोनिक हंटिंगटन डिजीज़ है। तो इसमें क्या होता है, शॉर्ट जिसे नाम से जाहिर है एपेक्स स्मॉल एरिया, यानी जो मैंने यहाँ पर बनाया है ये जो लार्ज इंटेस्टाइन में मैंने बनाया है, तो इसमें जो सबसे शॉर्ट एरिया है वो किसका है, शॉर्ट एरिया इसी सिग्माइड और रेक्टम की है ना। तो जो फर्स्ट है ना जो शॉर्ट सेगमेंट हंटिंगटन डिजीज़ है, इसमें कौन सा पार्ट इफेक्ट होगा लार्ज इंटेस्टाइन की, इसमें सिग्माइड और रेक्टम की जो एरिया है ना वो क्या होगा, वो इफेक्ट होगा। इफेक्ट का मतलब ये है कि इसमें जो है ना नर्व जो है ना, नर्व सेल जो है ना या न्यूरॉन जो है ना ये एब्सेंट होंगे, या गैंग्लियन जो है ना ये एब्सेंट होंगे, यानी सिग्माइड में और रेक्टम में जो है ना ये न्यूरॉन एब्सेंट होंगे, या सिग्माइड में या रेक्टम में, दोनों में किसी में एक में भी हो सकता है। ये शॉर्ट सेगमेंट हंटिंगटन डिजीज़ था। जो लॉन्ग सेगमेंट हंटिंगटन डिजीज़ है इसमें असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कोलोन जो है ना आते हैं, यानी ये हो सकता है कि ये जो है ना न्यूरॉन किसी असेंडिंग कोलोन में एब्सेंट हो, या इसी एरिया में एब्सेंट हो ट्रांसवर्स में, या इसी डिसेंडिंग में जो है ना एब्सेंट हो। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किसी भी जगह पर भी जब न्यूरॉन या गैंग्लियन एब्सेंट हो लार्ज इंटेस्टाइन की, तो ऐसी कंडीशन को, ऐसी डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं, हंटिंगटन डिजीज़ बोलते हैं। तो लॉन्ग सेगमेंट में क्या होगा, असेंडिंग, ट्रांसवर्स या डिसेंडिंग में जो है ना क्या एब्सेंट होगा, न्यूरॉन या नर्वस सिस्टम क्या होगा, एब्सेंट होगा। ये आपने याद रखना है। टोटल क्लोनिक हंटिंगटन डिजीज़ क्या है, टोटल क्लोनिक हंटिंगटन डिजीज़ का मतलब ये है कि ये जो है ना इस एंटायर लार्ज इंटेस्टाइन में, चाहे वो रेक्टम हो, सेगमाइड हो, डिसेंडिंग हो, ट्रांसवर्स हो या असेंडिंग हो, इस तमाम में जो है ना नर्वस सिस्टम जो है ना ये एब्सेंट हो। और ये जो है ना ये एक रेयर कंडीशन है और एक सीवियर कंडीशन है जो टोटल है ना। तो ये इनके 3 टाइप्स थे। अब मैं इसकी साइंस एंड सिम्टम्स की तरफ आता हूँ कि इनके साइंस और सिम्टम्स जो है ना वो क्या है। तो जो सबसे बेसिक साइंस सिम्टम्स है ना ये आपने याद रखना है। ये सिम्टम जो है ना ये सबसे बेसिक है और ये आपने MCQs के लिए याद रखना है। MCQs में इस तरह आ सकता है कि एक बच्चा है और उसने 24 आवर्स में स्टूल को पास नहीं किया, तो आप बता दें ये कौन सी डिजीज़ है। तो इसमें हंटिंगटन डिजीज़ और इंटरसेप्शन और मुख्तलिफ और किस्म की डिजीज़ के नाम दिए होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, हंटिंगटन डिजीज़ होगा। नो मिकुनियम एंड पस 24 आवर्स। आप मुझे ये बता दें सबसे पहले, जब यहाँ पर नर्वस सिस्टम नहीं है, फर्ज कीजिए इसी एरिया में सिग्माइड में या रेक्टम में या डिसेंडिंग में, फर्ज कीजिए यहाँ पर नर्वस सिस्टम नहीं है। जब नर्वस सिस्टम नहीं होगा तो ये इसका जो मोटिलिटी है नॉर्मल वो नहीं होगा। जब मोटिलिटी नहीं होगा तो इसमें जो स्टूल होगा वो किस तरह पास होगा, वो तो बस एक ही जगह पर जो है ना स्टक ही रहेगा, वो आगे नहीं जाएगा, क्योंकि जो मोटिलिटी है वो क्या है, वो डिस्टर्ब है, क्योंकि इनका जो कनेक्शन है वो क्या है, वो नहीं है। तो इसकी वजह से जो मिकुनियम है
वो फर्स्ट 24 आवर में बच्चा जो है ना, आमतौर पर तो बच्चा जो है ना फर्स्ट 24 आवर में जो फर्स्ट स्टूल को पास कर देते हैं इसको हम मेकोनियम बोलते हैं। लेकिन अगर इसको हर्नस्प्रंग डिजीज़ है तो हर्नस्प्रंग डिजीज़ में जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है इसमें क्या होता है, एक नर्व सिस्टम जो है ना, न्यूरॉन जो है ना एब्सेंट होती है। जब न्यूरॉन एब्सेंट होती है तो वो नॉर्मल मोटिलिटी जो है ना वो नहीं होगा। तो जब मोटिलिटी नहीं है तो किस तरह स्टूल इस जगह से, फर्ज कीजिए स्टूल यहाँ पर मौजूद है, फर्ज कीजिए स्टूल यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर नर्व सिस्टम जो है ना, जो न्यूरॉन है वो एब्सेंट है। क्या है? एब्सेंट है। तो किस, जब न्यूरॉन एब्सेंट है तो नॉर्मल मोटिलिटी नहीं होगा। जब नॉर्मल मोटिलिटी नहीं है तो ये स्टूल किसी तरह आगे जाएगा, नहीं जा सकता है ना। तो जब ये स्टूल आगे नहीं जा सकता है तो बच्चा किस तरह फर्स्ट 24 आवर में स्टूल को जो है ना प्रोड्यूस करेगा, एक्सक्रीट करेगा, नहीं कर सकता है ना। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखना है कि हर्नस्प्रंग डिजीज़ में बच्चा जो है ना फर्स्ट 24 आवर्स में मेकोनियम को पास नहीं कर सकता है। और आमतौर पर जो बच्चा फर्स्ट 24 आवर में जो स्टूल को पास कर देता है इसको हम क्या बोलते हैं? मेकोनियम बोलते हैं। ये तो पहला सिम्टम हो गया। दूसरा बाइलेस वोमिटिंग। बाइलेस वोमिटिंग मैंने आपको तकरीबन 2-3 लेक्चर में मैंने आपको बाइलेस वोमिटिंग बता दिया है कि जो हमारा लीवर होता है वो बाइल को प्रोड्यूस कर देता है। फिर बाइल जो है ना वो क्या हो जाता है, गाल ब्लैडर में एक ट्यूब के ज़रिए, लीवर से ट्यूब के ज़रिए गाल ब्लैडर में आकर स्टोर होता है। जब ज़रूरत पड़ती है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो गाल ब्लैडर से एक और ट्यूब निकला है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट है। जब ज़रूरत पड़ती है तो लीवर जो है ना बाइल को प्रोड्यूस करेगा, गाल ब्लैडर में जो स्टोर है वो जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। और जब वो बच्चा वोमिटिंग करेगा तो वो क्या करेगा, वो बाइल को जो है ना, वो बाइल को वोमिटिंग के ज़रिए बाहर निकालेगा। तो ये तो बाइलेस वोमिटिंग हो गई। दूसरा फीवर। फीवर किस तरह होगा? अब आप मुझे बता दें, यहाँ पर स्टूल जमा है और आपको पता है कि 1 ग्राम 1 मिलीग्राम में तकरीबन, आप ख़ुद भी ये चेक करें, 1 ग्राम में तकरीबन 10 की पावर 15 जो है ना, ये इतने जो है ना बैक्टीरियास होती है। जब बैक्टीरियास हो तो इसकी वजह से क्या होगा? फीवर होगा। तो ये फीवर भी हो गया, बाइलेस वोमिटिंग भी हो गया और नो मेकोनियम भी हो गया। जो तीसरा पॉइंट है, जो हमारा तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट है, ओपिकल मास है। अब फर्ज कीजिए यहाँ पर जो है ना ये स्टूल जो है ना यहाँ पर ये स्टक है। तो आमतौर पर जो स्टूल होता है वो तो सॉफ्ट होते हैं, इसमें बहुत थोड़े बहुत पानी होता है। तो वो जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो आहिस्ता आहिस्ता इस स्टूल से क्या करेगा, वो पानी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। और जब इस स्टूल से ये पानी एब्जॉर्ब हो जाती है तो ये स्टूल इसके नतीजे में क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। एक तो हार्ड हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? ड्राई हो जाएगा। और जब ये ड्राई हो जाएगा तो यहाँ पर तो ये तो एक पेन भी प्रोड्यूस करेगा, पेशेंट डिस्कम्फर्ट भी फील करेगा। क्या करेगा? डिस्कम्फर्ट भी फील करेगा। और इससे एक हार्ड मास क्रिएट होगा जिसको हम पीकल मास बोलते हैं। फेलियर टू थ्राइव। थ्राइव का मतलब होता है बढ़ना। क्या होता है इसका? क्या मतलब है? बढ़ना। अब आप मुझे बता दें, जब एक बच्चा है वो इसी डिजीज़ का शिकार है, यानी इसका स्टूल पास नहीं होता है, वो तो दर्द महसूस करेगा, पेन महसूस करेगा, डिस्कम्फर्ट महसूस करेगा। तो कुछ खा सकता है? वो कुछ भी नहीं खा सकता है। जब वो कुछ खा नहीं सकता है तो वो किसी तरह वेट गेन करेगा, किसी तरह एक नॉर्मल रेट के साथ जो है ना इनका वेट बढ़ जाएगा। तो ये नहीं कर सकता है तो फेलियर टू थ्राइव हम इसको बोलते हैं। माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन किस तरह होगा? माल न्यूट्रिशन इस तरह होगा, माल न्यूट्रिशन इस तरह होगा, जब यहाँ पर जो है ना ये पीकल मास जो है ना, यहाँ पर जो मास है ये क्या है? ये इसने डिस्कम्फर्ट को प्रोड्यूस किया है, ड्राई हुआ है, जिसकी वजह से डिस्कम्फर्ट आया है, पेन बच्चा महसूस करता है। तो इसकी वजह से जो ऑलरेडी इनके स्टमक में जो फूड है वो क्या करेगा? वो आगे नहीं जा सकता है, वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से बच्चा जो है ना माल न्यूट्रिशन का शिकार होगा, यानी वो कुछ नहीं कर सकता है। तो इसकी नतीजे में वो क्या? माल न्यूट्रिशन का शिकार होगा। इनएडिक्वेट कैलोरिक इंटेक, यानी बच्चे को जितनी मकदार में खुराक चाहिए, जितनी मकदार में एनर्जी चाहिए वो इतनी मकदार में नहीं लेता है, कम मकदार में लेता है, दर्द की वजह से, डिजीज़ की, एंजाइटी की वजह से। तो इसी वजह से वो क्या करेगा? इनएडिक्वेट कैलोरी इंटेक करेगा।
जो आखिरी सेकंड लास्ट पॉइंट हमारा है इंक्रीज एनर्जी एक्सपेंडेटरी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ये स्टूल जमा है, पेशेंट बार बार कोशिश करेगा कि ये क्या करे, ये इसी स्टूल को पास करे, तो इसकी वजह से वो ज़्यादा एनर्जी को क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा, और कम एनर्जी को क्या करेगा, इनटेक करेगा। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस किस तरह आ सकता है? हार्मोनल इम्बैलेंस इस तरह आ सकता है जब एक बच्चा है और इस नॉर्मल रेट में तो ग्रोथ हार्मोन हमारा रिलीज़ होता रहता है, वो तो बच्चा इसमें बहुत ज़्यादा होगा ग्रोथ हार्मोन का रिलीज़ होना। लेकिन जब एक बच्चा इसी डिजीज़ का शिकार है तो उसका जो दिमाग का जो सारा कनेक्शन है और इसका जो सारा पर्सनल परसेप्शन है वो इसी डिजीज़ के ऊपर है, तो इनका जो हार्मोनल लेवल है, जो हार्मोन नॉर्मल रेट में रिलीज़ होना है, वो डिस्टर्ब होंगे, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस आएगा। तो ये तो इसके साइंस और सिम्टम थे, थोड़े बहुत मैंने एक्सप्लेन कर दिए जो, लेकिन इसमें जो सबसे अहम सिम्टम्स है ना, वो नो मेक्यूनियम एंड पस 24 आवर है। ये आपने याद रखना है। बस ये अगर आपको आता है ये जो है ना, ये सिम्टम्स, बाकी अगर आप याद भी ना करें तो कोई मसला नहीं है। आमतौर पर जब बच्चा पैदा होता है तो वो 24 आवर में, पस 24 आवर में जो है ना, वो मेक्यूनियम को प्रोड्यूस कर देता है। वो इसलिए प्रोड्यूस कर देता है ताकि, क्योंकि उनका जब एक बच्चा पस 24 आवर में मेक्यूनियम को प्रोड्यूस कर देता है, रिलीज़ कर देता है, तो इसका मतलब ये होता है कि इनका जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें नर्वस सिस्टम बिल्कुल ठीक ठाक मौजूद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो बच्चा पस 24 आवर में मेक्यूनियम को प्रोड्यूस नहीं करता है, रिलीज़ नहीं करता है, तो इसका मतलब ये होता है कि इनका लार्ज इंटेस्टाइन में किसी ख़ास मुकाम पर, चाहे वो ये असेंडिंग कोलन हो, ट्रांसवर्स हो, डिसेंडिंग हो, सिग्माइड हो या रेक्टम हो, इनमें जो है ना वो नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं है। तो इसी वजह से जो है ना, जब नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं होगा तो किस तरह मसल कंट्रिक्स और रिलैक्स करेंगे, किस तरह ये मेक्यूनियम जो है ना ये आगे जाएंगे, किस तरह फिर ये रिलीज़ होंगे, तो ये नहीं हो सकता है। इसलिए बच्चा जो है ना पस 24 आवर में मेक्यूनियम को रिलीज़ नहीं कर सकता है। बस ये एक सिम्टम्स आपने याद रखने हैं, बाकी अगर आप याद भी ना करें तो कोई मसला नहीं है। अब हाइंसप्रंग डिजीज़ को हम किस तरह डायग्नोस करते हैं टेस्ट के ज़रिए, तो इसमें जो सबसे कॉमन इस्तेमाल होता है वो रेक्टल बायोप्सी है। रेक्टल बायोप्सी का मतलब ये है जो पेशेंट का जो रेक्टम होता है, इससे हम स्मॉल अमाउंट में टिश्यू लेते हैं और फिर इसको हम क्या कर देते हैं, एग्जाम कर देते हैं कि आया इनमें जो गिंग्लियन सेल है, जो नर्व सिस्टम है, वो मौजूद है कि नहीं है। अगर नहीं है, वो नर्व सिस्टम मौजूद नहीं है, तो फिर हम बोलते हैं कि इस पेशेंट को जो है ना, इस बच्चे को हाइंसप्रंग डिजीज़ है। ये तो हो गया रेक्टल बायोप्सी। बेरियम एनीमा क्या होता है? बेरियम एनीमा असल में एक स्पेशलाइज एक्सरे के ज़रिए ये हम कर देते हैं। इसमें हम पेशेंट को क्या कर देते हैं, एनीमा देते हैं, बेरियम एनीमा देते हैं, जो फास्फोरस सल्फेट होता है वो देते हैं, और फिर इस एक्सरे के ज़रिए देखते हैं कि आया इसकी जो इंटेस्टाइन है इसमें कोई नैरो पार्ट है, कोई ब्लॉकेज है कि नहीं है। अगर ब्लॉकेज है तो इसका मतलब ये होता है कि इस पेशेंट को जो है ना क्या है, वहाँ पर नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं है, यानी हाइंसप्रंग डिजीज़ है। यानी इस तरह फर्ज कीजिए ये मैंने इंटेस्टाइन बना दिया, क्या बना दिया, इंटेस्टाइन बना दिया, ये इंटेस्टाइन हो गया फर्ज कीजिए। अब बेरियम इनेमा हम देते हैं, क्या देते हैं, बेरियम इनेमा देते हैं। फर्ज कीजिए इसी जगह पर कोई मसला मौजूद नहीं है, तो क्या हमें ब्राउन दिखाई देगा। फर्ज कीजिए ये क्या इस तरह दिखाई देगा। फर्ज कीजिए यहाँ पर मसला मौजूद है, क्या मसला मौजूद है, यहाँ ये जगह क्या है, ब्लॉक है या नैरो है, तो इस एक्सरे के ज़रिए हमें क्या नज़र आएगा, तो बेरियम इनेमा की मदद से वो जगह हमें क्या नज़र आएगा, और ये जगह वापस इसी तरह होगा, इस तरह में वापस इसी तरह दिखाई देगा। सिर्फ मसला इसी जगह से हम क्या कर देते हैं, डायग्नोस कर देते हैं। इस तरह से हम फिर डायग्नोस कर देते हैं कि आया इनके इंटेस्टाइन में मसला मौजूद है और फलानी जगह पर मौजूद है, तो ये बेरियम इनेमा हो गया। एनोरेक्टल मानोमेट्री क्या होता है? एनोरेक्टल मानोमेट्री एक जिसकी इसमें हम क्या कर देते हैं, जो रेक्टम होता है इसमें क्या कर देते हैं, हम प्रेशर को मेजर कर देते हैं कि अगर इस वहाँ पर प्रेशर है कि नहीं है, तो इसके ज़रिए हम डायग्नोस कर देते हैं बेसिकली। जेनेटिक टेस्टिंग, और जेनेटिक टेस्टिंग के ज़रिए भी हम ये डायग्नोस कर देते हैं कि आया इस बच्चे को जो है ना हाइंसप्रंग डिजीज़ है कि नहीं है। ये तो बड़े एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है, ये यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन ये सबसे कॉमनली इस्तेमाल होता है जो रेक्टल बायोप्सी है। ये बस सिर्फ आपने याद रखना है, रेक्टल बायोप्सी और बेरियम इनेमा।
अब दूसरा जो ट्रीटमेंट है ना, ट्रीटमेंट हम इसको अब किस तरह ट्रीट करते हैं हार्नस्प्रंग डिजीज़ को। हार्नस्प्रंग डिजीज़ को हम इस तरह ट्रीट कर सकते हैं, फर्ज कीजिए ये जगह है, यहाँ पर ये जो पॉइंट है, यहाँ पर नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं है, नर्व्स मौजूद नहीं है, नर्वस सिस्टम या न्यूरॉन्स मौजूद या गैंग्लियन मौजूद नहीं है। तो एक डॉक्टर क्या कर देती है, वो इसी जगह को काट देते हैं, इसी जगह को क्या कर देते हैं, इसी तरह काट देता है और ये जगह एक दूसरे के साथ क्या कर देते हैं, मिला देता है। तो ये इसका ट्रीटमेंट है। तो ये था ओवरऑल टॉपिक। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है ना मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।